नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है अपने मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है फार्मा ज्ञान बाई वैभव अग्निहोत्री। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। क्योंकि फिजियोलॉजी एनाटॉमी के बाद में पढ़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है, तो इसीलिए आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ डाइजेशन की पूरी फिजियोलॉजी कि आपके माउथ में एंटर करने से लेकर के जो ह्यूमन वेस्ट होता है, जो एक्सक्रिएटा होता है, वो बाहर निकलने तक कितने फेजेस से गुजरता है, उसके साथ में क्या क्या हो रहा होता है बॉडी के अंदर, वो सारी चीजें मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। आपके होने वाले आगे जो परीक्षाएं हैं उसमें इससे रिलेटेड काफी सारे एमसीक्यूज बन सकते हैं। उसके लिए भी मैं एक वीडियो प्रिपेयर कर रहा हूँ जिसमें आपको मैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी के ऊपर बनने वाले जितने भी पॉसिबल एमसीक्यूज होंगे वो मैं उसके अंदर इंक्लूड करूंगा और कल या परसों में मैं उस चीज को पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं हमारा फिजियोलॉजी ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेशन मैंने आपको बताया था एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर फूड पार्टिकल्स का स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेकडाउन होता है। उसके अलावा उसके अंदर एंजाइम्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, जितनी भी चीजें इंक्लूड होती हैं उनका एब्जॉर्प्शन होने के बाद मेटाबॉलिज्म होता है और जो रिमेनिंग वेस्ट होता है, जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट होता है, वो एज अ एक्सक्रिएटा बाहर निकल आता है। तो अब इस डाइजेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने से पहले हमारी बॉडी के अंदर फूड पार्टिकल्स को, जो फूड होता है, जो काइम होता है, उसको 3 फेजेस में से गुजरना पड़ता है। तो पहला फेज जो होता है उसका दैट इज कॉल्ड एज सिफेलिक फेज, जबकि दूसरा फेज जो होता है उसको कहा जाता है गैस्ट्रिक फेज, और जो तीसरा फेज होता है उसको कहा जाता है इंटेस्टाइनल फेज। ठीक है, ये फेजेस उस फूड पार्टिकल के मूवमेंट के ऊपर बेस्ड हैं, क्योंकि जो सिफेलिक फेज होता है वो सिफेलिक फेज आपके माउथ के अंदर या फिर ओरल कैविटी के अंदर होता है, जो कि इस जगह पर कंडक्ट कराया जाता है, इसीलिए इस फेज को कहा जाता है सिफेलिक फेज। जैसे ही फूड पार्टिकल्स माउथ से, ओरल कैविटी से निकल करके ईसोफेगस को क्रॉस करके आपके स्टमक के अंदर पहुंचता है, जैसे ही स्टमक के अंदर पहुंचेगा यहाँ पर इसका फेज 2 स्टार्ट होगा, जिसको हम लोग कहते हैं गैस्ट्रिक फेज। और जैसे ही आपका जो फूड पार्टिकल्स है वो डाइजेशन के बाद में स्टमक से ड्यूडेनम के अंदर, यहाँ पर जो ड्यूडेनम होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंटर करेगा, वहां जाकर के ही शुरू हो जाता है उसका इंटेस्टाइनल फेज। ठीक है, तो ये 3 मेन फेज होते हैं, एक सिफेलिक फेज, दूसरा गैस्ट्रिक फेज और तीसरा होता है इंटेस्टाइनल फेज। ठीक है, तो चलिए रश करते हैं बहुत जल्दी से हम लोग सिफेलिक फेज की तरफ। जो सिफेलिक फेज होता है वो हमारे माउथ को और स्टमक को प्रिपेयर कर रहा होता है फॉर द फूड टू बी ईटन। जो खाना हम खाने वाले होते हैं उस खाने की फीलिंग से ही हम लोगों के जो नर्व इम्पल्स होती हैं, जो न्यूरॉन्स होते हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। और क्या होगा कि हमारे बॉडी को प्रिपेयर करता है पहले से ही कि अब हमारे अंदर कुछ ना कुछ एंटर होने वाला है, हम कुछ ना कुछ खाने वाले हैं। ठीक है, तो ये चीजें कैसे होती हैं कि जो न्यूरल सेंटर्स होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, जैसे कि हाइपोथैलेमस, ब्रेन स्टेम और जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स होते हैं, ये जो 3 न्यूरल सेंटर्स होते हैं, ये 3 न्यूरल सेंटर्स क्या करते हैं, ये स्टिमुलेट हो जाते हैं। और स्टिमुलेट होने के बाद में, ठीक है, स्टिमुलेट होने के बाद में जो ब्रेन स्टेम होता है वो हमारे बॉडी के अंदर 3 महत्वपूर्ण जो नर्व्स होती हैं, जिसमें फेशियल नर्व, नर्व नंबर 8, दूसरी नर्व नंबर 9 जिसे हम लोग ग्लोसोफेरिंगल नर्व के नाम से जानते हैं, और तीसरी नर्व नंबर 10 जो कि हमारे शरीर की सबसे लंबी नर्व होती है, जिसको हम लोग वेगस नर्व कहते हैं। इन तीनों नर्व्स को स्टिमुलेट कर देता है। ठीक है, अब इसमें से जो फेशियल नर्व है और जो ग्लोसोफेरिंगल नर्व होती है, ये नर्व क्या करती हैं, ये हमारे माउथ के अंदर या जो ओरल कैविटी के अंदर जो 3 तरीके के सलाइवरी ग्लैंड्स, जैसे कि सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड्स, सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड्स और पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, इन तीनों सलाइवरी ग्लैंड्स को फेशियल नर्व्स और ग्लोसोफेरिंगल नर्व्स स्टिमुलेट कर देती हैं, जिससे कि ये सलाइवा का सीक्रेशन शुरू कर देते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये जो 3rd नर्व है, वेगस नर्व जो होती है, ये हमारे जो स्टमक के अंदर जो पैराइटल सेल्स होती हैं उनको स्टिमुलेट करती हैं, जिससे कि गैस्ट्रिक एसिड का सीक्रेशन बढ़ जाता है और गैस्ट्रिक जूसेस का सीक्रेशन भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये स्टिमुलेशन के बाद में ही हमारा सिफेलिक फेज 1 खत्म हो जाता है। ठीक है, अब गैस्ट्रिक फेज की बात आती है, तो गैस्ट्रिक फेज शुरू होने से पहले अब यहाँ पर क्या चीज प्रेजेंट होती है, यहाँ पर होती है फेरिंक्स और लैरिंक्स और ईसोफेगस। ठीक है, ईसोफेगस के 2 स्फिंक्टर यहाँ पर प्रेजेंट हैं। यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया था, आज फिर बताता हूँ।
यूईएस जो मैंने लिखा हुआ है ये होता है अपर इसोफेगल स्फिंक्टर, और एलईएस या फिर सीडी इन दोनों नाम से जाने जाने वाला एक स्फिंक्टर है जिसको लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर या फिर कार्डियक स्फिंक्टर भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे ही हमारे जो फूड पार्टिकल्स होते हैं वो इस कार्डियक स्फिंक्टर को क्रॉस करके स्टमक के अंदर पहुंचता है, वहीं पर स्टार्ट होता है इसका डाइजेशन का दूसरा फेज जिसको कहा जाता है गैस्ट्रिक फेज। अब ये जो गैस्ट्रिक फेज होता है इसके भी अंदर भी दो सब फेजेस होते हैं। पहला जो सब फेज होता है वो होता है न्यूरल फेज, और जो दूसरा फेज होता है वो होता है हार्मोनल फेज। ठीक है, जो न्यूरल फेज होता है उसके अंदर न्यूरॉन्स एक्टिव होते हैं और वो नर्व इंपल्स के ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ही हमारे डाइजेशन को रेगुलेट करते रहते हैं। इसके अलावा जो हार्मोनल फेज होता है उसके अंदर कुछ जो डाइजेस्टिव हार्मोन्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं वो स्टिमुलेट होते हैं, उनका सीक्रेशन बढ़ता है और वो हमारे बॉडी के अंदर डाइजेशन को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, तो पहला जो फेज है न्यूरल फेज वो क्या होता है, ये तब शुरू होता है जब फूड पार्टिकल्स हमारे स्टमक के अंदर एंटर करता है। ठीक है, अब जो स्टमक की वॉल्स होती हैं, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, म्यूकोसा और सब म्यूकोसा जो लेयर्स होती हैं वो क्या होती है, डिस्टेंड हो जाती है या फिर स्ट्रेच हो जाती हैं। स्ट्रेच होने की वजह से क्या होगा कि इसके अंदर जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर्स या फिर जो कीमो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ये स्टिमुलेट हो जाते हैं। ठीक है, तो जो कीमो रिसेप्टर होता है इस स्टमक के अंदर, ये कीमो रिसेप्टर रेगुलेट करता है पीएच ऑफ काइम। ठीक है, जैसे ही फूड पार्टिकल्स आपके माउथ और इसोफेगस के बाद में स्टमक के अंदर आते हैं उनका नाम काइम हो जाता है। ठीक है, तो जो काइम का पीएच होता है वो रेगुलेट करने में हेल्प करता है हमारा कीमो रिसेप्टर्स। ठीक, इसके बाद में जो पीएच होता है, जो पीएच हमारे स्टमक के अंदर होता है, जैसे ही काइम एंटर करता है स्टमक के अंदर, उसके अंदर कुछ जो प्रोटीन्स पहुंचते हैं उनकी वजह से इसकी एल्कलिनिटी या फिर इसका जो पीएच होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, इस पीएच के बढ़ने की वजह से क्या होता है कि जो एक्टिवेटेड स्ट्रेच रिसेप्टर्स और कीमो रिसेप्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक नेगेटिव फीडबैक सिस्टम लूप बनाते हैं और इस पीएच को कम करने की कोशिश शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब जो कीमो रिसेप्टर और स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं ये नर्व इंपल्स सेंड करते हैं, एक सेंसरी इंपल्स भेजते हैं सब म्यूकोसल प्लेक्सस के पास में, और वहां से क्या होता है कि जो पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स हैं और जो एंटेरिक न्यूरॉन्स होते हैं ये वहां से एक मोटर नर्व इंपल्स भेजते हैं टू द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक सिस्टम। ठीक है, अब ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होंगे ये स्टिमुलेट हो जाएंगे। स्टिमुलेट होने की वजह से गैस्ट्रिक जूसेस का सीक्रेशन, जैसे कि पैनक्रियाटिक जूस हो गया, स्प्लेनिक जूस हो गया और बाइल जूस हो गया, इन सभी जूसेस का सीक्रेशन बढ़ जाता है और क्या होगा कि गैस्ट्रिक एम्पटिंग बढ़ेगी। गैस्ट्रिक एम्पटिंग जैसे ही बढ़ती है मतलब कि इस स्टमक के अंदर से फूड जैसे ही यहाँ ड्यूडेनम के अंदर ट्रेवल करना शुरू करता है वैसे ही इस स्टमक के अंदर जो काइम होता है उसका पीएच घटना शुरू हो जाता है, पीएच रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये बात होती है न्यूरल फेज की। इसके बाद में जो दूसरा फेज होता है हार्मोन्स का, जो हार्मोनल फेज होता है उसमें एक हार्मोन जो हमारे गैस्ट्रिक सिस्टम का पार्ट होता है जिसे हम गैस्ट्रिन के नाम से जानते हैं वो रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, इसका रिलीज कैसे होता है कि जो हमारे डाइजेस्टिव या फिर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं उसके अंदर जी सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ये जी सेल्स क्या करती हैं, ये जी सेल्स की गैस्ट्रिन को रिलीज करती हैं जो कि टारगेट ऑर्गन पर जाकर के, जैसे कि स्टमक में जाकर के क्या करेगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम को, जो हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनमें डाइजेस्टिव जूस या फिर जो गैस्ट्रिक जूस होते हैं उनके सीक्रेशन को स्टिमुलेट करने का काम कर रहा होता है। ठीक है, इसके बाद में जो कार्डियक स्फिंक्टर है इसको, ये जो कार्डियक स्फिंक्टर है जो लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर है इसको ये कॉन्ट्रैक्ट करा देता है, जिस वजह से जो एसिडिक काइम होता है, यहाँ पर पीएच बहुत कम होता है, एसिड यहाँ पर प्रेजेंट होता है, जो एसिडिक काइम होता है उसका रिफ्लेक्स को रोक देता है। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ जो आपका पाइलोरिक स्फिंक्टर है या फिर जो ड्यूडेनल स्फिंक्टर होता है, इस स्फिंक्टर को ये स्टिमुलेट कर देता है, जिस वजह से क्या होगा कि जो गैस्ट्रिक एम्पटिंग होती है ये शुरू हो जाती है, और जैसे ही गैस्ट्रिक एम्पटिंग स्टार्ट होती है इसके अंदर पीएच घटना शुरू हो जाता है।
वहीं अगर जो गैस्ट्रिक जूस होता है इसका पीएच अगर 2 से कम होता है तो ये गैस्ट्रिन के सीक्रेशन को इनहिबिट कर देता है, और दूसरी तरफ अगर इसका पीएच 2 से ज्यादा बढ़ जाता है तो क्या होगा कि ये गैस्ट्रिन के सीक्रेशन को बढ़ा देता है। ठीक है, इसके बाद में हम लोग बात करते हैं इसके थर्ड फेज की, जो कि इंटेस्टाइनल फेज है। अब इंटेस्टाइनल फेज में क्या होता है कि जो काइम होता है वो स्टमक से ड्यूडेनम के अंदर एंटर कर चुका है। ठीक, इस इंटेस्टाइनल फेज के अंदर भी 2 फेजेस हैं, एक न्यूरल फेज है और दूसरा हार्मोनल फेज है। जो न्यूरल फेज होता है वो क्या होगा कि इसकी जो मसल्स होती है, इसकी जो वॉल्स होती है वो डायलेट हो जाती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द काइम। ठीक है, काइम की वजह से इस ड्यूडेनम की वॉल्स जो होती है वो डायलेट हो जाती हैं और ये स्टिमुलेट करती है द एंटेरोगैस्ट्रिक रिफ्लेक्स। एंटेरोगैस्ट्रिक रिफ्लेक्स क्या होगा, क्योंकि अभी तक गैस्ट्रिक एम्पटिंग भी चालू है और फूड जो है वो इस ड्यूडेनम के अंदर भी आ चुका है। ठीक है, तो इस पाइलोरिक स्फिंक्टर की वजह के खुले होने की वजह से जो एसिडिक काइम यहाँ पर प्रेजेंट है वो वापस स्टमक के अंदर पहुंच रहा है। ठीक है, इस चीज को कहा जाता है एंटेरोगैस्ट्रिक रिफ्लेक्स। ठीक है, अब जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं इसकी वॉल्स के अंदर, ये क्या करते हैं, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा को नर्व इंपल्स शेयर करते हैं। यहाँ से सेंसरी जो इंपल्स होती है ये पहुंचती है मेडुला ऑब्लोंगेटा की तरफ। अब मेडुला ऑब्लोंगेटा जो होगी उसको सेंस करने के बाद में जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम या जो पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स होते हैं जो यहाँ पर स्टिमुलेट हुए थे, अब वो उनको इनहिबिट कर देती है। इनहिबिट करने के बाद में क्या होगा कि सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स जो होते हैं वो स्टिमुलेट हो जाते हैं, जिस वजह से जो गैस्ट्रिक एम्पटिंग होती है वो बंद हो जाती है। ठीक है, क्योंकि जो पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, और खाना खाने के कुछ देर के बाद में आपको एक फीलिंग आती है कि अब हमारा स्टमक भर चुका है। ठीक है, अब इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में स्टार्ट होता है यहाँ पर इसका हार्मोनल फेज। जो हार्मोनल फेज होता है, इस हार्मोनल फेज के लिए 2 हार्मोन्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं। एक होता है सीक्रेटिन जो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की एस सेल्स से सीक्रेट होता है, और दूसरा होता है कोलेसिस्टोकाइनिन्स। ठीक है, कोलेसिस्टोकाइनिन्स को हम लोग सीसीके के नाम से भी लिखते हैं। ठीक, अब सीसीके सेल्स and S cells present in the small intestinal crypts of Leverkusen। ये जो टर्म है ये आपको याद रखना पड़ेगा। स्मॉल इंटेस्टाइनल क्रिप्ट्स ऑफ लेवरकुन, ये जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं इसके अंदर होंगी आपकी सीसीके सेल्स और एस सेल्स। ठीक है, इन सेल्स से सीक्रेट होते हैं आपके कोलेसिस्टोकाइनिन्स और सीक्रेटिन हार्मोन। ठीक, अब क्या होगा कि ये जो सेल्स होती हैं ये स्टिमुलेट होती हैं बाय द काइम इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि फैटी एसिड्स और अमीनो एसिड्स कैरी करते हैं अपने साथ में। ठीक, इसके अलावा यहाँ पर आ जाइए, जो कोलेसिस्टोकाइनिन्स होती हैं ये स्टिमुलेट करती हैं द सीक्रेशन ऑफ द पैनक्रियाटिक जूस, जो कि रिच होता है इन द डाइजेस्टिव एंजाइम। ठीक, दूसरी तरफ जो सीक्रेटिन होता है वो क्या करेगा, वो इस पैनक्रियाटिक जूस के फ्लो को इंप्रूव करता है। ठीक है, कोलेसिस्टोकाइनिन्स जो होती है वो इसके सीक्रेशन को बढ़ा रहा है और सीक्रेटिन इसके फ्लो को इंप्रूव कर रहा होता है ताकि वो स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में पहुंच सके। जिसके बाद में क्या होगा, जैसे ही पैनक्रियाटिक जूस ड्यूडेनम में पहुंचेगा, जो एसिडिक पीएच का फूड होता है, जो काइम होता है, उसका पीएच बढ़ जाता है और फर्दर वो जेजुनम में आगे मूव कर सकता है और जो इंटेस्टाइनल वॉल्स होती है उनकी बर्निंग प्रिवेंट हो जाती है। इसके बाद में क्या होगा कि जो कोलेसिस्टोकाइनिन्स होती है ये क्या करेंगी, जो गॉल ब्लैडर होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर उसकी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराती हैं और स्क्वीज करती हैं। ठीक है, जिस वजह से उसके अंदर जो स्टोर्ड बाइल होता है वो कॉमन बाइल डक्ट और सिस्टिक डक्ट के थ्रू ड्यूडेनम के अंदर रिलीज होना शुरू हो जाता है, जिस वजह से क्या होगा कि काइम का जो पीएच होगा वो बढ़ना शुरू हो जाएगा और उसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, लास्टली जो कोलेसिस्टोकाइनिन्स होती हैं ये प्रमोट करती हैं द रिलैक्सेशन ऑफ हेपेटो पैनक्रियाटिक एम्पुला स्फिंक्टर। ये टर्म भी आपके एग्जाम पर्पज से बहुत ज्यादा जरूरी है। आई रिपीट इट अगेन, कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन, सीसीके हार्मोन
प्रमोट द रिलैक्सेशन ऑफ हेपेटोपैंक्रियाटिक एम्प्यूला स्फिंक्टर और द स्फिंक्टर ऑफ ऑडी। स्फिंक्टर ऑफ ऑडी भी कहा जाता है इसको। इसके रिलैक्सेशन की वजह से क्या होता है कि जो बाइल का फॉर्मेशन हो रहा होता है इन द लिवर और जो पैंक्रियाटिक जूस होता है उसका क्या होगा कि उसका मूवमेंट ड्यूडेनम के अंदर बढ़ जाता है। ठीक है, ड्यूडेनम के अंदर बढ़ने से क्या होगा कि उसका पीएच भी बढ़ेगा प्लस उसका डाइजेशन भी अच्छा होता है। इसके अलावा जो आपके सीक्रेटिन हार्मोन है और जो आपका कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन है, ये दोनों ही एक पैंक्रियास की हेल्थ का भी ख्याल रखते हैं और उसके जो अंदर जो पैंक्रियाटिक जूस का फॉर्मेशन होता है उसको भी रेगुलेट करते रहते हैं। ठीक है, तो ये बात होती है पूरी आपकी फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। जिसके बाद में अब मैं आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर में बताने वाला हूं कि स्टमक के अंदर HCl के प्रोडक्शन का मैकेनिज्म क्या है, पैलेटल सेल्स किस तरीके से कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सीक्रेशन करती हैं। तो और ये वीडियो के लिए आपको ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके फ्रेंड्स के लिए भी यूजफुल है तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। और इफ यू थिंक कि ये चैनल से आपको वीडियोस हेल्पफुल हैं, आप इसे बार बार देखना चाह रहे हैं, नए नए वीडियोस भी देखना चाह रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।